हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रीजनिंग एक ही वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट करवा दूंगा। तो मैंने आपको आपके लिए रीजनिंग की जो बेस्ट क्वेश्चंस थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। और ये वीडियो इनफ है आपके लिए। जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, जितने भी घंटे की होगी। अगर 2x पे भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो करने के बाद आपके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें आपकी अप्रोच कैसे लगानी है, उन सब का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक। सो माई सेल्फ इज़ हिमांशु यादव। आई सिक्योर AIR 42 इन CSIR नेट दिसंबर एग्ज़ाम। तो मैं आपको पार्ट ए की कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार करके दे रहा हूँ। तो अब मैंने अभी तक मैथ की 4 वीडियोस दे चुका हूँ मैं आपको। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग ख़त्म करवा दूंगा। इससे ज़्यादा आपको कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए इनफ रहेगी। हालांकि मैं एक वीडियो और दूंगा आपको रीजनिंग की, जो एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे। ये मैंने PYQ प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंपाइल करके मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी वीडियो होगी ये, और कंप्लीट देखनी है आपको। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। इसमें हम क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, इन ए टूर्नामेंट विद 8 टीम्स। क्या कह रहे हैं? इन ए टूर्नामेंट विद 8 टीम्स, 8 टीम है, ठीक है। ए विन फैचेज 3 पॉइंट। अगर कोई टीम जीतती है उसे 3 पॉइंट मिलेंगे। एंड ड्रॉ, अगर मान लो एक मैच हुआ, ड्रॉ हो गया, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। अगर टीम जीत गई तो उसे 3 पॉइंट मिल गए। ठीक है भैया, यहाँ तक बिल्कुल सब बात समझ में आई। आफ्टर ऑल टीम्स हैव प्लेड 3 मैचेस। टीम्स हैव प्लेड 3 मैचेस। 3 मैच खेलती हैं, 3 मैच खेल रही हैं। आफ्टर ऑल टीम्स हैव प्लेड 3 मैचेस ईच। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अर्नड बाई ऑल टीम्स पुट टुगेदर मस्ट लाई बिटवीन। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने चाहिए। यही क्वेश्चंस आपको नंबर दिला देते हैं इजीली। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम देखते हैं। कह रहा है कि भाई 8 टीमें हैं, तो टोटल टीम्स के मैच कितने हो जाएंगे? 24 मैचेस। 24 मैचेस हो जाएंगे ना। बट एक टीम में, एक मैच में 2 टीमें होंगी, 2 टीमें होंगी, तो टोटल मैचेस कितने होंगे? एक टीम के द्वारा मैचेस कितने खेले जाएंगे? 24/2 डैट इज़ 12। 12 मैच खेलेगी ना भाई वो, तो 12 मैच खेल रही है। अब 12 हो गई इसके मैचेस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर टीम जीत रही है तो उसे मिलेंगे 3 पॉइंट, ठीक है। 12 मैच हो गए। अगर टीम जीत रही है तो उसे मिलेंगे 3 पॉइंट्स। और ड्रॉ हो रहे हैं तो कितने पॉइंट मिलेंगे? एक एक पॉइंट मिलेगा, एक एक पॉइंट मिलेगा ना। तो ड्रॉ के कितने पॉइंट मिलेंगे? टोटल ड्रॉ के 2 पॉइंट मिलेंगे। तो 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 2 24। भाई ड्रॉ के तो ये नतीजा है, विन कर लिया तो आपको ये मिलेगा। तो जो नंबर्स हैं, जो पॉइंट्स है, वो किसके बीच में लाई करेंगे? 24 और 36, डैट इज़ 24 एंड 36। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इजीली। या एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोबारा से। देखिएगा क्या कह रहे हैं कि इन ए टूर्नामेंट विद 8 टीम्स, ए विन फैचेस, एक टीम जीतती है उसको 3 पॉइंट मिलते हैं, ड्रॉ होता है तो 1 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल टीम्स हैव प्लेड 3 मैचेस ईच। प्रत्येक टीम 3 मैच खेलने के बाद टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अर्नड बाय ऑल टीम्स पुट टुगेदर मस्ट लाई बिटवीन इन। तो देखिए आप पहले तो क्या करिए, टोटल टीम्स मैच देखिए लीजिएगा कितने निकाल ले। टोटल टीम्स मैच तो 24 होंगे। टीम्स मैच हैं ये, टोटल टीम्स मैच होंगे। तो एक मैच में 2 टीमें होंगी, तो टोटल मैच कितने खेले जाएंगे?
12 मैच खेले जाएंगे ना भाई, यही बात थी। अब 12 मैच खेले गए तो जो विन वाली टीम है उसको कितने पॉइंट मिलेंगे, उसको मिलेंगे 3। तो 12 इंटू 3 36 पॉइंट ले लेगी एक टीम। ड्रॉ होंगे तो एक एक मिलेगा, तो यानी कि दो दो पॉइंट्स मिल जाएंगे ना टोटल। तो पॉइंट्स के बारे में पूछा ये नहीं कि एक टीम को कितने ही मिलेंगे। तो मैक्सिमम 36 और 24 के बीच में लाई करेगा। इजी सा क्वेश्चन था। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखेगा पीवाई के क्वेश्चन हैं ये भी सारे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, पर मैं ये कहूँगा कि भाई देखो उस टाइम पे किसी को हिट भी कर जाए, बट बहुत कम चांस है इस क्वेश्चन को हिट करने के, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था कि भाई क्या ही क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन है। फिर बाद में थोड़ा सा सोचा ना, तब ये थोड़ा हिट हुआ कि भाई देखिएगा जो अपन रोमन नंबर्स पढ़ते हैं, रोमन न्यूमेरल्स, उसमें डी की वैल्यू कितनी होती है 1000। क्योंकि उससे आइडिया लगा कि 1000 के पास पहुंचा कैसे जाएगा। तो डी को हम क्या लिखते हैं, डी को सॉरी 1000 थोड़ी लिखते हैं हम। हाँ तो ये सॉरी बाई मिस्टेक हो गया था, डी नहीं यहाँ पे, डी को हम लिखते हैं 500 और एम को लिखते हैं 1000। और इसका मतलब क्या होता है, आई का 1, इसलिए थोड़ा सा कि ये तो 1 हो गया, एम का मतलब 1000 और ये 500। तो देखिए ऐसे भी थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम थोड़ा भाई वहाँ पे हिट भी नहीं करता दिमाग में कि ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो सकता है या नहीं, बट इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो रहा था। तो अब तो आप देख ही लोगे सी को हम क्या लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई कुछ भी पूछ सकते हैं CSIR वाले। अगर उनको पेपर थोड़ा और हार्ड बनाना है पार्ट ए का तो वो कुछ भी पूछ लेंगे, बट कोई नहीं, किस्मत है वो तो। इसको 1, वी को हम क्या लिख देंगे, वी को जैसे 5 को क्या लिखते थे वी, तो इसलिए उन्होंने ये लिख दिया। एल को हम क्या लिखते हैं 50। बस यही कॉन्सेप्ट था। तो वी को हम क्या लिखेंगे 5 + 1 + एम को 1000, तो 1006, डेट इज़ सी ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी कितना प्यारा क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रखे हैं सारे। जो बिल्कुल हल्के क्वेश्चंस थे वो तो मैं यही सोचता हूँ कि वो तो भाई बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जिन क्वेश्चंस में थोड़ी लैंग्वेज में घुमा फिरा के उसने थोड़ा पूछ रखा है, लैंग्वेज के साथ खेल रखा है, वैसे क्वेश्चंस हम यहाँ पे टैकल कर रहे हैं उनको। तो ये क्वेश्चंस तो आपको 100% करने चाहिए पेपर से पहले। अभी भी टाइम है, अभी ये वीडियोस अच्छे से कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी लास्ट तक आपको। अभी इतनी प्रैक्टिस यही इनफ है, आप इतनी कर लीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रदर सेंटा एंड क्रिस वॉक टू स्कूल फ्रॉम देयर हाउस। ओके भाई उनका ये घर है, वो स्कूल जा रहे हैं। ये है हाउस। द फॉर्मर मीन्स पहला, सेंटा सेंटा एंड क्रिस ही है, ये सेंटा है सॉरी, सेंटा एंड क्रिस वॉक टू स्कूल फ्रॉम द फॉर्मर टेक्स 40 मिनट्स। सेंटा को 40 मिनट लगती हैं, वाइल क्रिस को लगती हैं 30 मिनट्स। कहाँ पे, घर से स्कूल पहुँचने में। ठीक है भाई। अब क्या कह रहे हैं, तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ भी है, डी है, घर से स्कूल तक की दूरी, तो सेंटा को टाइम ये है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी, स्पीड तो आ जाएगी भाई D/40, कोई दिक्कत नहीं। क्रिस की भी स्पीड D/30, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक। तो एक मिनट में थोड़ा इसको यहाँ नहीं रखा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ एक बार में। अब यहाँ पे ये स्पीड आ गई सेंटा एंड क्रिस की, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं 1 डे सेंटा स्टार्टेड 5 मिनट्स अर्लियर। 5 मिनट्स अर्लियर चला जाता है वो, 5 मिनट्स अर्लियर जा रहा है। तो
अर्लियर देन क्रिस, 5 मिनट्स अर्लियर, टाइम यानी कि 5 मिनट्स है, सेंटा जा रहे हैं ना, तो यानी कि 5 मिनट्स में सेंटा कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/8, d/8 आ जाएगा ना, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 1/8 ऑफ टोटल डिस्टेंस वो उसको लीड ले गया। भाई 5 मिनट पहले शुरू की तो उसको क्या हो गया, जो टोटल डिस्टेंस d थी उसको d/8 की आगे चला गया वो, यानी कि यहाँ पे चला गया। अब यहाँ से ये शुरू कर रहा है और अब स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ से कर रहा है अब क्रिस शुरू, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रिस अगर यहाँ से यहाँ शुरू कर रहा है, डिस्टेंस ये है हमारे पास d/8, तो क्या हम यहाँ की रिलेटिव स्पीड नहीं निकाल सकते, इन दोनों की कितनी रिलेटिव स्पीड होगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव कितनी आ जाएगी, 120, 4 - 3, 1/120, 1/120 ऑफ डिस्टेंस, डेट इज d/120 आ गई स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये तो आ गई स्पीड, ये है डिस्टेंस, तो हमें क्या पूछा है, टाइम ही तो पूछा है, तो टाइम तो हम इजीली निकाल लेंगे भाई, टाइम में क्या दिक्कत है, टाइम डेट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो टाइम पूछा है यहाँ पे कि कितनी मिनट्स में क्रिस सेंटा को ओवरटेक कर देगा। तो टाइम कितना है, d/8, और ये कितना है 120 स्पीड, ये है d, तो d से d, 8 × 1 = 8, यानी कि 15 मिनट में क्रिस सेंटा को ओवरटेक कर देगा। देखिए कितना इजीली समझा है मैंने आपको ये क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगर आप बेसिक तरीका भी पेपर में फॉलो करोगे तो इजीली कर लोगे, देख लो। आई थिंक इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले तो आपको अल्फ़ाबेट की एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे एस का बोल दिया मैंने S19, टी बोल दिया 20, W 23, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में। अब वहाँ पे या तो एक काम करना, तब आपको शुरू में सीट दी जाए तो ABCD आप नंबर वाइज लिख लेना। जैसे 1, अगर किसी को याद नहीं है तो देखिए, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बढ़िया बात है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे वहाँ से। बट जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा, पेपर में जाके जो आपको शीट दी जाती है वहाँ पे ABCD लिख लेना, ताकि क्योंकि वहाँ पे भाई देखो टाइम का ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वहाँ पे। अगर आप इन क्वेश्चंस पे भी अब वहाँ पे जाके सोचने लग गए, अब मान लो ये तो थोड़ा इजी है, सीरियल वाइज है, ये तो आप कर लोगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। इस क्वेश्चन के लेने के पीछे सिर्फ मेरा एक मोटिव था कि आप है ना, आप इजीली प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए ABCD की सभी की। जैसे मैंने G बोल दिया 7, F बोल दिया 6, W बोल दिया 23, Y बोल दिया 25, Q बोल दिया 17, S बोल दिया 19, J बोल दिया 10, M बोल दिया 13। आपको मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, इस स्पीड में याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपका कुछ टाइम सेव करती हैं, ताकि और कॉन्फिडेंस भी आता है जब आप थोड़े जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करते हो तो ठीक है। बाकी याद कर लीजिएगा, या फिर आपको बता दिया गया है कि भाई आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप पेपर में जाके लिख लीजिएगा। एक पहली बात तो ये, और स्क्वेयर्स भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ऐसी चीज़ें। तो चलिए अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब तो ये तो सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 का मतलब E, तो E एक ही ऑप्शन में, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो मैंने आपको समझाया, आपको वो चीज़ें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये अप्लाई करिएगा। ये छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको उस टाइम पे ध्यान में नहीं आते हैं, बट मैं तो अभी से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप ये चीज़ें ध्यान में दे लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। हर मोमेंट में आपको अपने खुद के अच्छे से डिसीजन लेने हैं, तभी आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PYQ बेस्ड है मोस्टली, बस थोड़ा लैंग्वेज घुमा रखा है। क्या कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ सिबलिंग्स देयर आर 7 सिस्टर्स एंड ईच सिस्टर हैज़ 1 ब्रदर। ओके, ईच सिस्टर हैज़ 1 ब्रदर। अरे भाई क्या क्वेश्चन दे दिया ये
कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, इसको थोड़ा सोचोगे ना, बिल्कुल इसी में ही दे रखा है। हाउ मैनी सिबलिंग्स आर देयर। भाई अगर मैं कहूँ 7 बहनें हैं, 7 बहनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगी ना। 7 सिस्टर एंड ईच सिस्टर हैज़ ब्रदर। तो भाई इसका भी एक ही भाई, यही भाई है, इसका भी यही, 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 इसका भी यही। तो कितने हैं टोटल? 7 + 1 8। कोई क्वेश्चन था भाई ये, बट ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं PYQ में। अब वहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या सोचे क्या सोचे, क्योंकि थोड़ा प्रेशर रहता है, बट चिल होके करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन, ओहो हो, ये क्वेश्चन पे मेरे को थोड़ा डाउट था। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि ऑप्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चंस का कोई करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मेरे को कोई अच्छा सा सॉल्यूशन लगा इस क्वेश्चन का, मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ बट मेरे को मिल नहीं पा रहा है अभी तक, और सोल्व भी किया है, तो मेरे को थोड़ा डाउट है, तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको क्वेश्चन ये आता है बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए और कमेंट में मेरे को ज़रूर आंसर बताइए और सॉल्यूशन भी बताइएगा। ठीक है, बाकी मैं अगर इसका कोई अच्छा, अगर ये या तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है या फिर इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो मैं आपको एक शॉर्ट डाल दूंगा इसी क्वेश्चन का। ठीक है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी आप ज़रूर एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो अभी मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए मैं आपको बेसिक जल्दी बता देता हूँ, बाकी मैं सोच रहा था कि मैं आपको ये मैथ के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं उसमें करवाऊँ, बट अभी भी बता देता हूँ। जैसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी वही है, 2 का तो आपको पता है जो यूनिट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। 3 का सम ऑफ डिजिट्स, डिविजिबल बाई 3। ओके, देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग, हाँ कंटिन्यू है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया 3 4 3, तो 3 के लिए चेक करोगे क्या, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट सम कर दो इनका। 6 और 4 10, 10 क्या 3 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने जैसे बोल दिया 6 8 2, क्या ये हो रहा है? 16 8 से 14 2 16, 16 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो नहीं हो रहा। अब ऐसे मैंने बोल दिया, ओ सॉरी, अब मैंने बोल दिया 8 14, ये देखो 6 4 10 और 8 18, 18 है, 18 की 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये 3 का डिविजिबिलिटी हो गया। चाहे कितने भी डिजिट्स का नंबर हो, आपको क्या करना है, मेनली उनका सम करना है और ये देखना है कि वो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो नंबर इजीली आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, यूनिट और टेंस, वंस और टेंस डिजिट आपको चेक करनी है कि वो दोनों क्या 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। जैसे 54, अगर मान लो मैं चेक करता हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के 54, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? अब पूरे थोड़ी डिवाइड करोगे, लास्ट की 2 डिजिट देख लो, 5 और 4, 5 और 5 4 1 जा 4, नहीं हो रहा। 86 नहीं हो रहा, 63 नहीं हो रहा, 74 4 1 जा 4 नहीं हो रहा, 4 1 जा 4 3, ये हो रहा है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही हैं, तो ये नंबर भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए 4 का डिविजिबिलिटी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है कि वो 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, अब 5 का चेक करने के लिए सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट्स पे 0 या 5 होना चाहिए। 6 का जो 2 से भी होगा 3 से भी होगा वो 6 से भी होगा। 7 का अभी मैं बताऊंगा नहीं आपको, 7 का अलग से बताएंगे। 8 का चेक करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी पड़ेंगी आपको कि वो 8 से डिवाइड हो रही हैं नहीं। 9 का आपको सम करना है उनका, और सम चेक करना है कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 11 का चेक करना है अल्टरनेट डिजिट्स के लिए, जैसे मैंने इसी एक ऑप्शन को उठा लेते हैं 5 7 2। अब ये चेक करो, अब एक डिजिट छोड़ एक का पेयर बनाओ। अब मैंने शुरू करा 5 से सीधा 2 पे,
अब मान लो मैं कोई एक नंबर सा ले लेता हूँ बड़ा सा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। 11 का इंपॉर्टेंट है। मैंने ले लिया 8 9 7 2 6। अब मेरे को क्या करना है, अल्टरनेट चलना है। 8 से 7, 7 से 6, इनका सम करो। 8 और 6 14, 14 और 7 21। अपोजिट का सम करो, जो बच गए उनका 9 और 2 11। इसमें से घटा दो, क्या रहा है 10। क्या 10 11 से डिविजिबल है? नहीं है। तो नहीं है तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आई थिंक आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ में आ गया होगा। आपके पेपर के अकॉर्डिंग इतना इनफ है। अगर आप इतना सब कुछ कर लोगे तो कुछ क्वेश्चंस तो आप ऑप्शन से मारा होगे सीधा। जो मेंसुरेशंस के आते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ना आप ये देख लिया करो कि ऑप्शंस कैसे हैं। अगर ऑप्शन बिल्कुल इंटीजर दे रखे हैं तो उसमें आप ये चेक करो कि भाई जब इंटीजर आया है तो यानी कि 7 से तो वो कट गया ऊपर नीचे, क्योंकि पाई में 22/7 होता है तो 7 तो उस चीज़ को काट देगा। तो अब चेक करो कि 11 का वो मल्टीपल है या नहीं है वो ऑप्शन। अब आपने देख लिया कि 11 का एक ही ऑप्शन मल्टीपल है तो डायरेक्ट टिक मार देना, ऑप्शन सीधा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि सीधा मार के निकलो। अब जैसे देखो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं इसमें। भाई 2 का तो मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि 3 आ गया तो वैसे ही, तो 2 का तो हम बेसिक से लगाएं भी नहीं गए यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं भी है तो छोड़ देते हैं। 3 का 5 और 9 10 नहीं, 3 का भी नहीं लग सकता, 4 का भी नहीं लगेगा, 5 का देखो मैंने आपको बताया था। 11 का देख सकते हैं। 11 का देखने के लिए 4 और 1 5, 5 माइनस 5 0, तो 0 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर। 6 और 2 8 और बीच में भी 8 डिवाइड हो जाएगा 11 से। 3 3 6, ये भी 6 है 11 से डिवाइड। 4 और 4 8, बट बीच में क्या है 7, 8 माइनस 7 1, तो नहीं होगा डिवाइड। तो यानी कि ये ऑप्शन इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। और इस क्वेश्चन में भी देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग गया है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितना मैंने आपको बताया आप इतने डिविजिबिलिटी रूल याद कर लीजिए, इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा मैथ की भी नॉलेज होनी चाहिए, ज्योमेट्री टाइप की। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड बराबर होती हैं, यानी कि ये दोनों साइड बराबर है। अगर दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं और चारों एंगल भी बराबर होते हैं। रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में क्या सभी एंगल्स बराबर होते हैं। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी क्या होते हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं। तो सिर्फ यहाँ से क्या पता लगा कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें जो एक एंगल है वो अलग है, बाकी दो सेम है। और यहाँ पे चारों एंगल, जो सभी एंगल है वो क्या है, सेम है। तो इसलिए अलग कौन सा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखा, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा उसकी जो ज्योमेट्री थी इन चीज़ों की, उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी थी। आई थिंक आपको इतना तो पता ही होगा जो अपन 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके पेपर में, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, CSIR का, फिज़िक्स का, मैथ का, लाइफ साइंस का, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। इनका कुछ कोड सा होता है कि भाई ये उसी चीज़ को बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने A लिखा, फिर लिखा AB, फिर ब्लैंक छोड़ दिया, फिर AB B, फिर BA, फिर BA, फिर AB, यानी कि कुछ तो इन्होंने कोड करा है। यानी कि A को फिर क्या A को क्या लिखा इन्होंने, AB, A को लिख दिया AB, A के बाद A को क्या लिखा है, AB, A को लिख दिया AB, ठीक है। और B को क्या लिख रहे हैं, BA, B को लिख रहे हैं BA। तभी तो भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में भी। मैंने भी भाई अभी टाइम दे के सोल्व किया था, तब मेरे को हो गया था, थोड़ा टाइम लगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने इस तरीके से लगाया है कि एक सीक्वेंस हमारी बन पाए, ठीक है। तो अब A को लिख दिया AB, अब A को मैं क्या लिखूँगा आगे, AB, और B को BA। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो गुणा में 2, गुणा में 2, यानी कि 4 का तो आएगा, सिंपल सी बात है। अब A को मैंने क्या लिखा फिर से, AB, B को BA, B को BA, A को AB, ये यहाँ पे लिख रखा है, सिंपल। तो क्या बन गया, ABBA, C ऑप्शन हमारा
करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करने होंगे आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको यही कहूँगा कि आप है ना जितना इसमें पेयर बना सकते हैं, यानी कि जो आपकी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी जितनी आप ज़्यादा बनाएंगे तो आपको उतना ही क्लियर होगा। ये नहीं कि आपने एक लाइन एक में ही कर रहे हो तो फिर थोड़ा पजल हो जाओगे आप। आपसे जितनी उसमें पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है आप बना लो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं तो ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करें, 5 पर्सन ABCD आर सिटिंग इन ए रो। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, मैंने एक और ले ली पॉसिबिलिटी भाई, बाद में क्यों लूँ, मैं साथ के साथ लेके चलता हूँ और मेरा ऐसा ही है भाई, मैं ऐसे ही सोल्व करता हूँ इन क्वेश्चंस को। C इज़ इन मिडल ऑफ द ग्रुप, मिडल तो ये हो गया, तो यहाँ पे C आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ D इज़ एट द एक्सट्रीम एंड, D इज़ एट द एक्सट्रीम एंड, अब D के 4 पॉसिबिलिटी हैं, D यहाँ भी आ सकता है, D इसमें एक और बना देंगे तो 1 2 3 4 5, C यहाँ है तो D यहाँ भी आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बना दूंगा तो 1 2 3 4 5, C आए है तो अब D अगर मैं यहाँ पे बैठाऊँगा, नहीं 2 ही तो हैं, क्या दिक्कत है, ज़्यादा क्यों बना रहा हूँ मैं। D यहाँ पे बन गया और एक बार D यहाँ पे आ जाएगा, क्या दिक्कत है, 2 ही तो हैं। अरे भाई सॉरी, हाँ। D is at the extreme end and there are at least 2 person between B and E। ये कह रहे हैं B and E यहाँ पे बनती हैं पॉसिबिलिटी, तो कि भाई एट लिस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से कम 2 तो होने ही चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो जाने दो, कि मिनिमम 2 तो रखो ही रखो, ज़्यादा तुम कितने भी कर दो। ये कहे एट लिस्ट कम से कम 2, ज़्यादा कितने भी हो जाएंगे। तो मैं 2 B यहाँ भी आ सकता है तो E यहाँ आएगा, अगर इसी में मेरा E यहाँ आ गया तो B मेरा यहाँ आएगा। अब ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरा B अगर मेरा यहाँ पे आ गया तो मेरा E यहाँ पे आएगा, अगर मेरा E यहाँ पे आ गया तो B यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि कौन कहाँ, मतलब फिक्स का पता नहीं, इन्होंने फिक्स नहीं कहा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। और कौन बच गया, ए बच गया, ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा दोनों पोजीशन में, एक में ये एक में ये। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ई कैन बी, अब क्या पूछा है, इनकरेक्ट बताना है। ये यहाँ मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ताकि आप ये ना कहो कि भाई लास्ट में क्या पूछ लिया उसने, करेक्ट या इनकरेक्ट। तभी कहता हूँ क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ा करो भाई, जल्दबाजी 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेफालतू में ये क्वेश्चन गलत हो गया तो बहुत रिग्रेट होगा आपको, सिलेक्शन से भी रुक सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे अगर गलती करके आओगे तो अपना थोड़ा ध्यान से लास्ट तक पढ़ना है क्वेश्चन। ई कैन बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, ई कैन बी, हाँ भाई मेरे में तो देखो एक्सट्रीम लेफ्ट में है एक पॉसिबिलिटी में, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। ए कैन नॉट बी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, हाँ भाई क्योंकि ये तो मेरा बीच में है दोनों पॉसिबिलिटी में, तो ये बात भी सही है। ई कैन बी ऑन एक्सट्रीम राइट, ई कैन बी ऑन, हाँ ई यहाँ पे है तो एक्सट्रीम राइट पे आ सकते हैं। ए इज़ ऑलवेज ए नेबर ऑफ बी एंड डी, बी एंड डी, नहीं भाई ऑलवेज कब, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये यही मेरा ऑप्शन हो गया। इनकरेक्ट बोल रहा था, इनकरेक्ट ये आ गया। देखा कितना प्यारा क्वेश्चन है आपके, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। तभी मैं कहता हूँ कि थोड़ा पॉसिबिलिटी बनाओगे तो क्लियर हो जाएगी इमेज, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि ऑप्शंस क्लियर हो जाएं आपको। हाँ, लास्ट ऑप्शन है दिस मिशन इज़ इम्पॉसिबल। ओके, देखिएगा क्या कह रहे हैं, ऑफ 4 एजेंट्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, 3 हैव टू बी सेंड टुगेदर ऑन ए मिशन, किसी 3 को भेजा जा रहा है किसी मिशन पे। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा कैन नॉट टुगेदर, ये देखिएगा पॉसिबिलिटी दे रही हैं इन्होंने, पॉसिबिलिटी क्या कह रहे हैं, अल्फ़ा एंड बीटा कैन नॉट गो टुगेदर, बीटा एंड गामा कैन नॉट गो टुगेदर, गामा एंड डेल्टा कैन नॉट गो टुगेदर। ओके, अब हमें ये देखना है कि तीनों की, अब अल्फ़ा बीटा एंड एनी वन ऑफ आउट बीटा एंड गामा कैन बी सेंट। अब ये पूछा है कि तीनों को भेजना है हमें, तो 4 में से 3 भेजने हैं, तो कितने केस बनेंगे,
4 केस बन जाएंगे हमारे पास, 4 केस बनाने पड़ेंगे भाई, 4 केस तो बनाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। चार केस अगर मैं बनाता हूँ तो 4 केस बनाऊंगा तो अल्फ़ा बीटा गामा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं अल्फ़ा बीटा गामा में। चलिए अब देखते हैं, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। पहला केस अल्फ़ा बीटा गामा, पर उन्होंने कहा अल्फ़ा बीटा, पहला ये लिया, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। दूसरा लो अल्फ़ा बीटा डेल्टा, क्या ये पॉसिबल है? उन्होंने कहा था बीटा और गामा नहीं जा सकते, अल्फ़ा और बीटा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड का बोला है उन्होंने कि भाई अल्फ़ा गामा डेल्टा, अल्फ़ा गामा डेल्टा, अगर मैं अल्फ़ा गामा डेल्टा को लेके जाता हूँ गामा डेल्टा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला बनाता हूँ तो अल्फ़ा हो गया मेरा एक, और भाई कौन सा आ जाएगा? बीटा, नहीं अल्फ़ा के तो बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा बना दूंगा तो भी पॉसिबल नहीं है, बीटा गामा भी नहीं जा सकता। ऑल 3 एजेंट्स कैन बी सेंट, नहीं भाई नहीं जा सकते 3 सेंट। अल्फ़ा डेल्टा, अल्फ़ा डेल्टा, अल्फ़ा को मैंने ले लिया डेल्टा के साथ, अल्फ़ा को डेल्टा। एनी वन आउट ऑफ बीटा, अगर मैंने बीटा ले लिया तो अल्फ़ा बीटा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मना कर रखा है। एंड गामा, गामा को ले लूँगा तो डेल्टा के साथ नहीं जा सकता, तो नहीं है। बीटा गामा, बीटा गामा हो गया। और कोई भी एक, किन में से? अल्फ़ा एंड डेल्टा, अगर मैंने अल्फ़ा ले लिया तो ए और बी तो पॉसिबल नहीं है। बीटा गामा डेल्टा, अगर मैंने डेल्टा ले लिया तो गामा डेल्टा भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही आएगा कि भाई मिशन इज़ इम्पॉसिबल। तो आपने मूवी देखी रखी होगी मिशन इम्पॉसिबल, डेट्स वाई यहाँ भी हमारा जो मिशन है वो इम्पॉसिबल हो गया, तो हम नहीं बेच सकते। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा फिर से आ गया ना सिटिंग अरेंजमेंट का, मैं कह रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट के मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ऊपर लेवल के नहीं आ सकते। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अभी सोल्व करते हैं। देखो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि आपको भी पता है पहले तो, हाँ सॉरी यार, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। कल जन्माष्टमी है तो उसी में साइड में मंदिर है तो वहाँ पे थोड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई नहीं यार। अब देखिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं? 7 पर्सन A B C D E F and G आर सिटिंग इन ए रो, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। E and B आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, E and B आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट का मतलब आजू बाजू में। F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G, ठीक है, क्योंकि देखो हमें पहले ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे देखना है कि भाई क्लू कहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ये पॉइंट है, E एंड B मैं कहीं भी बैठा सकता हूँ, तो ऐसे तो मेरी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएंगी। F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G, या इस B क्लू को मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं F को यहाँ बैठाऊँगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्रिएट होंगी। तो अभी मेरी क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं हुई है, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। तो अब देखिए आगे कह रहे हैं, इफ़ सी इज सिटिंग 4 प्लेसेस, हाँ ये पॉइंट मेरे लिए सही है क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, कि इफ़ सी इज सिटिंग 4 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ एफ, लेफ्ट ऑफ एफ का मतलब 4 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ एफ का मतलब कि गैप ऑफ 3, कि सी है मेरा वो एफ से 3 गैप छोड़ के बैठा है लेफ्ट में एफ के। अगर मैं f को यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसने पहली लाइन में बोला था f इज सिटिंग बिटवीन d एंड g, तो अगर मैं f को यहाँ पे रख लूँगा तो d और g के बीच में आएगा ही नहीं, तो f मेरा यहाँ से स्टार्ट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा ना, क्योंकि f का लेफ़्ट तो इधर है और इधर जाऊँगा तो मेरे को कहाँ पे जाना है? c इज सिटिंग 4 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ f, यानी कि गैप ऑफ 3, तो c यहाँ पे आएगा, c यहाँ पे आ गया। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे अब f मेरा यहाँ पे भी तो आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो f मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, तो c मेरा यहाँ पे भी आ सकता है। देखो 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई ना, मैंने बनाई, यही कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी जो क्रिएट हो रही हैं वो बना लो साथ की साथ, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब कह रहे हैं, अब ये लाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है, f इज सिटिंग बिटवीन d एंड g, तो d एंड g यहाँ भी, g एंड d, ठीक है।
तो एफ अगर मेरा डी यहाँ है तो जी यहाँ पे है, अगर मेरा जी यहाँ है तो डी यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि एफ मेरे दोनों के बीच में आ गया। ठीक है, ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब कह रहे हैं ई एंड बी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ई एंड बी, तो ई एंड बी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ई और बी, क्योंकि तभी तो एडजेसेंट होंगे। तो ई और बी की यहाँ पे है, बी और ई की यहाँ पे है। अब बच कौन गया? ए, तो मेरा ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहे? हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिटिंग एट द सेंटर। सेंटर पे कौन नहीं बैठेगा? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये है सेंटर, और यहाँ का सेंटर ये है। तो सेंटर पे कौन नहीं बैठ सकता? तो देखो बी भी बैठ सकता है मेरी एक पॉसिबिलिटी में, ई भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है, जी भी बैठ सकता है, डी भी बैठ सकता है। तो कौन नहीं बैठेगा? एफ नहीं बैठेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पॉसिबिलिटी बनाते ही आपका क्वेश्चन कितना इजीली सोल्व हो जाता है। तो हमेशा पॉसिबिलिटी बनाओ। चलिए नेक्स्ट, हाँ देखिए अब पढ़ते हैं अब सिलोक्स का। आपको अब की बार भी जो आपने पेपर दिया, फिजिक्स का पेपर था, उसमें पार्ट ए में एक क्वेश्चन ज़रूर आया था, एक क्वेश्चन आया था। तो मैं यही कह रहा हूँ, देखो सिंपल होता है, कोई ज़्यादा भड़क नहीं है। 2 क्वेश्चन करवाऊँगा, उसी में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या करें? इफ़ ऑल हॉर्सेस आर डंकीज, इफ़ ऑल हॉर्सेस आर डंकीज, यानी कि सभी घोड़े गधे हैं। सम डंकी, सिर्फ डंकी की बात हो रही है, हम हॉर्स पे नहीं जाएंगे, सिर्फ डंकी, सिर्फ सम, यानी कि सम डंकी, यानी कि सम डंकी आर मंकी, ओके, एंड सम मंकी आर मैन, एंड सम मंकी आर मैन, ओके। मेरा वेन डायग्राम, मैं यही कहूँगा कि आप वेन डायग्राम से करिए ऐसे क्वेश्चंस को, तभी आपके जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। अब कहते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ट्रू बतानी है। अब देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या करें? ओल्ड डंकी आर मैन, भाई डंकी यहाँ है और मैन यहाँ है। क्या डंकी और मैन में कोई रिलेशन है? मेरा कोई रिलेशन नहीं है। जब मेरा डंकी मैन में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो कि ओल्ड डंकी आर मैन? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, काट दो। ठीक है, अब कह रहे हैं सम हॉर्सेस आर मैन, भाई हॉर्स ये है, मैन ये है, क्या हॉर्स और मैन में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, काट दो। सम डंकी मे बी मैन, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिन 2 चीज़ों में कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पॉसिबिलिटी में सब कुछ ठीक है। जहाँ 2 चीज़ों में कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी में सब कुछ ठीक है। अब वही है ना, आप खुद सोच के देखो कि आपको पता नहीं दूसरे का, पर आप पॉसिबिलिटी में तो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो, है भाई? सही कह रहा हूँ ना? तो वही है, पॉसिबिलिटी में सब कुछ ठीक है। तो यही कहना चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? सम डंकीज मे बी मैन, हाँ भाई क्यों नहीं, मे भी हो सकते हैं। सही है। ऑल हॉर्सेस आर ऑल्सो मंकी, ऑल हॉर्सेस आर ऑल्सो मंकी, क्यों, कहाँ है? ये तो डायरेक्ट बोल रहा है, डायरेक्ट में नहीं। हमने कहा है पॉसिबिलिटी में हम ठीक मानेंगे इस चीज़ को, पॉसिबिलिटी है नहीं, डायरेक्ट बोल रहे हैं तो गलत हो गया। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर से सेम 2 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए और आप इजीली क्वेश्चंस कर लो। क्या कह रहे हैं? अब देखिए वेन डायग्राम बनाए। पहला स्टेप क्या होता है? वेन डायग्राम। ऑल बुकलेट्स आर मैनुअल्स, ओके, ऑल मैनुअल्स आर कैटालॉग, ठीक है भाई। अब स्टेटमेंट दोनों ट्रू मानते हुए, देखो जो इसने कहा है ना, इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। पहली बात तो जो स्टेटमेंट ने कहा है वही है, इसको रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट कह रही है वही मानो, वही ट्रू है और कुछ भी ट्रू नहीं है। अभी आप इसको रियल लाइफ से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करेगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं और फिर गलत कर देते हैं। तो भाई बिगिनर कोई भी बच्चा हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना। वेन डायग्राम बनाओ, सोल्व करो। अब कह रहे हैं ऑल मैनुअल्स आर बुकलेट, कहाँ भाई? सारी बुकलेट मैनुअल्स हैं, मैनुअल सभी बुकलेट थोड़ी हैं, गलत। क्या पूछ रहे हैं? ऑल कैटालॉग्स आर बुकलेट, देखो फिर से कैसी बात कर दी भाई। ऑल बुकलेट्स आर कैटालॉग हैं, कैटालॉग सभी बुकलेट में थोड़ी आ रहे हैं, सभी बुकलेट कैटालॉग के अंदर आ रहे हैं, तो गलत हो गया।
ऑल आएगा यहाँ पे। ऑल बुकलेट्स आर कैटालॉग, हाँ भाई, क्योंकि सभी बुकलेट्स कैटालॉग के अंदर आ रही हैं, तो ये क्वेश्चन मेरा सही है, ये ऑप्शन सही है। ऑल कैटालॉग आर मैनुअल, फिर से वही, क्या मतलब है भाई, जब मैनुअल सभी कैटालॉग हैं तो कैटालॉग सभी मैनुअल कैसे होंगे, गलत। देखिए आई थिंक आपको सिलोक्स की अब अच्छी से प्रैक्टिस हो गई होगी। ये भी अब की बारी क्वेश्चन आया था, देखिएगा करिएगा खुद से भी। मैं तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, एक बार ज़रूर करिएगा। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो भाई, एक बार अभी कर लो, एक बार जब पेपर से थोड़ा 20-25 दिन पहले एक बार फास्ट रिवीजन कर लेना। अभी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप इजीली कर लोगे विदाउट प्रेशर, और चीज़ें आपके समझ में भी आएंगी। और जब ये वीडियोज़ आप लास्ट मोमेंट पे देखते हो तो आप ये सोचते हो यार ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो कि भाई ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे भी। वैसे हमें कुछ नहीं करना है, हमें 20 में से 15 पे टारगेट करना है। तो अभी से हम यही सोच के चल रहे हैं ना कि अभी से हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमारे 15 तो क्लियर है कि हाँ हम ये करके आएंगे। तो क्यों ज़्यादा लास्ट तक ये इस चीज़ को खींच रहे हो, अभी से करके फिनिश करो। लास्ट में बस एक बार रिवीजन कर लेना, वीडियोस आपके पास हमेशा रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। रिकॉर्डिंग हाँ डन है। इन ए कोड द वर्ड दिस इज़ रिटन एज दिस, यानी कि क्या लिखा है, DELTOID। तो इसका कोड दे दिया 315289 3, ठीक है। अब ये कह रहे हैं देन लोशन कुड बी रिटन एज, लोशन का बताओ क्या होगा। तो देखो पहली बात तो जब हमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा ना तो सीधा ये दे दिया करो कि भाई जो वर्ड दे रखे हैं उनका कोड यही है। अब एल का कोड 5, हाँ 5 दिख रहा है ऑप्शन में, ये कैंसिल हो गए। ओ का कोड 8, हाँ है। टी का 2, आई का 9, ओ का 8। भाई यहाँ तक तो सेम है दोनों ऑप्शन में। अब मेन है यहाँ पे खेल। अब एन देखो, क्या एन का कोड 6 हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या एन का कोड 1 हो सकता है, नहीं, एन का कोड 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो ई का कोड है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल। सिंपल सा देख लो कितना डायरेक्ट है। अब वहाँ पे आप जाओगे, कोई नया बच्चा होगा जिसने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ही नहीं रखी, वो तो सोचेगा कि भैया ये क्या ही आ गया, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए है कि थोड़ा इस पे भी एक बार ऑप्शंस भी देख लिया करो, ऑप्शंस भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का देखो, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन ट्री मेथड से बनाओ, फैमिली ट्री बना के। जैसे देखिए मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाना है। हमें जैसे मैं पहले तो क्या करूँगा, पहले बता देता हूँ। मेल को मैं डिनोट करूँगा ट्राइंगल से, एंड फीमेल को डिनोट करूँगा मैं सर्कल से। मैरिड को मैं ऐसे, एंड सिस्टर, ब्रदर, कज़िन जो भी हैं उनको मैं सिंगल से, ताकि सेम जनरेशन में रहे वो, ठीक है। और जनरेशन इन चीज़ों को आपको बेसिक यूज़ करना है और इजीली क्वेश्चन कर लोगे यार आप। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इफ़ ए इज़ बीज डॉटर, इफ़ ए इज़ बीज डॉटर, बी की बेटी ए है, तो ए क्या है, फीमेल है। बी का मेरे को पता नहीं, ये है जनरेशन गैप, यानी कि ये कुछ फादर मदर कुछ भी हो सकती है, बट ए है वो बेटी है। बी इज सीज ब्रदर, अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो बी है ना वो सी का भाई है, ठीक है, क्योंकि सेम गैप सेम जनरेशन में है, तो ऐसे। एंड डी इज सीज फादर, तो डी है वो सी का पापा है, ठीक है। बन गया मेरा फैमिली ट्री। अभी पूछा व्हाट इज ए टू डी, ए क्या है डी की, ए क्या है, ए क्या है, ग्रैंड डॉटर है। सिंपल 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 सिंपल, इजी क्वेश्चन, फैमिली ट्री से बिल्कुल इजी हो गया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये कंपैरिजन पजल भी बहुत आ रही हैं, बहुत हर बार आती हैं कंपैरिजन पजल, तो हर बार आ रही हैं, ठीक है। तो एक बार इनको ध्यान से करेंगे अभी, और फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये क्वेश्चन 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजीली कर लोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्या करें, रमेश इज टॉलर देन राजेश, ओके, बट नॉट टॉलर देन रुपेश, यानी कि जो रमेश है ना वो राजेश से तो बड़ा है,
बट रुपेश से बड़ा नहीं है, तो रुपेश राजेश से बड़ा है ना, रमेश से बड़ा है। ओके। सुरेश हाइट इज एवरेज ऑफ हाइट ऑफ नरेश एंड राजेश। जो सुरेश की हाइट है वो नरेश और राजेश के बीच की है, क्योंकि एवरेज है यानी कि दोनों के बीच में आएगा। हमें ये नहीं पता कि सुरेश से बड़ा कौन है, नरेश है या राजेश है, या सुरेश से छोटा राजेश है या नरेश है। ठीक है। बट उसने आगे क्या है कि इफ राजेश इज टोलर देन नरेश, इफ राजेश इज टोलर देन नरेश, राजेश बड़ा है नरेश से, और क्या कहा था कि दोनों की एवरेज के बीच में कौन आएगा, वो आएगा ये सुरेश। बन गई पजल, सिंपल। इफ राजेश इज टोलर देन नरेश देन हु इज शॉर्टेस्ट, नरेश। सिंपल क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन था ना। देखिए लाइन टू लाइन पढ़ते रहेंगे और पॉसिबिलिटी बनाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में आपको, और रीजनिंग में तो खासकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिर से तभी मैंने एक ही क्वेश्चन के दो दो टाइप रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और बढ़िया भी हो जाए, फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा। पॉज करो, पहले खुद से सोल्व करो, फिर मैच करना। ठीक है। क्या कह रहा है, अमंग ए बी सी डी ई एफ। ओके, यहाँ पे नहीं आएगा। डी इज़ टोलर देन बी। ओके, डी इज़ टोलर देन बी, बट का मतलब डी से ही रिलेटेड है, अभी सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। बट शॉर्टर देन एफ। ओके, ठीक है। यहाँ से मेरा ये कंक्लूजन निकल आया। ई इज़ टोलर देन बी, ई है बी से बड़ा है बट सी से छोटा है। ठीक है। ई है बी से बड़ा है बट सी से छोटा है। मेरे को नहीं पता यहाँ पे कहाँ आएगा, बट मेरे को ये पता है कि बी से पहले आएंगे ये सब, सी और ई। अब कह रहा है बी है ना वो शॉर्टेस्ट नहीं है, बी शॉर्टेस्ट नहीं है, तो बच कौन गया, ए। तो ए क्या है, शॉर्टेस्ट। क्या क्वेश्चन था भाई, ये क्या क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, वन लाइनर, रद्दी। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में और फिर कहते हैं कि भैया क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन नहीं होते। भाई क्यों नहीं होते, प्रैक्टिस कर लो ना एक बार। डायरेक्ट मारा हो गया ऐसे क्वेश्चन तो आप। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा क्या ही है, मैंने ये उठाया, पता नहीं क्या ही दे रखा है इन्होंने। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स। अच्छा, कैपिटल लेटर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये या तो इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई होगी कोई भाई, क्योंकि कैपिटल तो मेरे पास 10 लेटर बन रहे हैं, तो 10 का तो मल्टीपल है ही नहीं इसमें कोई, तो ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई इसमें। इसको मैं आपको पीडीएफ में ठीक करके दे दूँगा। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई गड़बड़, कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि इसमें कोई अलग ही लॉजिक है भाई। बस सिंपल काउंटिंग करनी है, थोड़ी ध्यान से करनी है ऐसे क्वेश्चंस में। बस मैं यही बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जल्दी जल्दी में थोड़ा काउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, देख लेंगे बाद में। ये क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आएंगे, एज प्रॉब्लम हमेशा आते हैं और अब भी आएंगे, आगे भी आएंगे। तो मैंने 1 या 2 क्वेश्चन रखे हैं इसमें, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उनकी अच्छे से। उसी लैंग्वेज को थोड़ा घुमा घुमा के देंगे और कुछ नहीं है। बाकी मैंने जो मैथ के लेक्चर दिए थे उनमें भी एज का क्वेश्चन करवाया था और यहाँ भी करवा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जिस चैप्टर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी तो भाई देखो टाइम तो देना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे। क्वेश्चन देखोगे तो जल्दी कर पाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है। ये नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि भैया ये आएगा या नहीं आएगा, तो ये मत मान के चलो कि भाई ये ही आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। किसी चीज़ पे ज़्यादा टिके भी मत रहोगी, मैं तो ये करके जाऊँगा, करो सब भाई। ठीक है। और इसलिए मैं आपको हर वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि भाई कुछ भी नहीं पता किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार इन्हीं वीडियोस को आप गो थ्रू हो जाओ बस, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ इन सब की यार। पेपर देख लो, अब की बार का पेपर उठा के देख लो चाहिए तुम, आपको 15 क्वेश्चन बिल्कुल अलग से दिख जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो भैया ने करवा रखे हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि टेंशन मत लो तुम
तुम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी का भी CSIR में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी का भी, एक बार ये पढ़ लो, फिर पार्ट ए देखो, फिर अपने आप पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। और ये बोल रहे हो तो थोड़े ग्राफ वाले, उनको भी लेके आऊँगा भाई, टेंशन मत लो। जो अभी 15 क्वेश्चन तक तुम्हें निचोड़ लेके गया हूँ ना उस पॉइंट तक, तो पहले वो तो एक बार देखो कि ये पॉइंट, ये क्वेश्चंस का तुम्हें बेनिफिट हुआ या नहीं। अगर तुम शुरू में 5 पे थे, अब तुम सीधे क्वेश्चन 10 पे चले गए हो, 10 क्वेश्चंस का तुम्हें फ़ायदा हो गया है, तुम 10 क्वेश्चन अब इजीली निकाल रहे हो इन वीडियोज़ को देख के। तो 5-6 वीडियोज़ अगर तुम देख के 10 क्वेश्चन कर रहे हो, जब पहले तुम 5-6 कर पाते थे, तो भाई देखो फ़ायदा है उस चीज़ का, उस चीज़ को इग्नोर मत करो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, आई हैव ए ब्रदर, सॉरी, क्या कह रहा है, आई हैव ए ब्रदर, यानी कि मैं, चलो मान लेता हूँ कि मैं हूँ ये, आई हैव, मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि मेरी एज मान लो कुछ है, एक्स एज है मेरी अभी प्रेजेंट में। आई हैव ए ब्रदर हु इज़ 4 ईयर एल्डर टू मी, तो मेरे ब्रदर की एज कितनी हो गई, x+4, क्योंकि मेरा भाई है वो 4 साल बड़ा है मुझसे। एंड ए सिस्टर हु वाज 5 ईयर ओल्ड व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न, यानी कि भाई देखो 5 साल की तो थी जब मेरी बहन 5 साल की थी जब मेरा भाई पैदा हुआ था, ठीक है। तो अब कितने की हो गई, तो भाई अब 5 साल की पहले थी, 4 साल अब ऐड हो गई हैं, तो टोटल कितने की हो गई, 9 साल की सिस्टर, x+9 साल की, x+9 ईयर्स की। वैन माई सिस्टर वॉज बोर्न, तो यानी कि जब मेरी बहन पैदा हुई तो मेरे जो पापा की एज थी वो 24 साल थी, तो अब कितनी हो गई, तो 24 + x+9 डैट इज़ 33 + x। मदर एंड माई मदर वॉज 27 ईयर ओल्ड वैन आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ की एज 27 थी, मेरी माँ की एज 27 थी, तो अब कितनी है, अब है x+27। देखिए यहाँ पे कितना अच्छी लैंग्वेज इसने घुमाई है, पहले तो कंपैरिजन हमेशा पीछे से करवा रहा था, बट अब सीधा उसने अपने पे ले लिया कि आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी जो माँ थी वो 27 साल की थी, ठीक है। ये प्रेजेंट एज आ गई सभी की, माई है ये। हाउ ओल्ड वर माई फादर एंड मदर, मेरे माता पिता कितने साल के हैं होंगे, वैन माई ब्रदर वॉज बोर्न, जब मेरा ब्रदर बोर्न हुआ था, तो मेरे पापा और मम्मी की उम्र बता दो। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें से ये घटा देंगे तो सिर्फ पापा की एज आ जाएगी, भाई इतनी तो थी, अब इतनी थी ना, 33 + x-4, सॉरी, तो यानी कि 29 आ जाएगी फादर की एज, और मदर की x+27 - x-4 डैट इज़ 23, 29 और 23 आ गई। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। लैंग्वेज देख के कभी भी क्वेश्चन पहले स्किप मत करना, मैं आपको ये बात बहुत प्रेशराइज़ करके बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज देख के क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि लैंग्वेज जो बड़े वाले लैंग्वेज होते हैं मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, 1 गो में हो जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है यार, एक क्वेश्चन आप भी करो ना, 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, एक ये क्वेश्चन है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि तब तक आप देखो प्रैक्टिस के लिए, अब आप कहोगे भैया आप अलग से क्वेश्चन नहीं दे रहे हो ये वो, तो मैं आपको इसी में ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देता हूँ कि जिससे आप इनको करके थोड़ा कॉन्फिडेंस ले लो कि आपने जितना पढ़ा है, कि क्या आपको थोड़ी लैंग्वेज समझ में आई क्या क्वेश्चंस की। मैं नहीं कह रहा भाई अभी पढ़ के तुम 100% कराओगे, ये नहीं ये कराओगे, भाई देखो प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अब इन क्वेश्चंस को आप, जैसे अभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे अपने, तो उसी लैंग्वेज बेस पे ये भी क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो और फिर अप्लाई करो कि क्या कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस पर, ठीक है। तो इसलिए भाई ज़रूर करना इस क्वेश्चन को आप, है ना। देखो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कितने लोग वीडियो मेरी देख रहे हैं, कितनी नहीं, 10 20 कितने भी 200, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं एक वीडियो भी, कोई बच्चा अगर मेरा एक बच्चा भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो कोई भाई एक भाई बहन मेरा जो भी वीडियो देख रहा है, तो वो भी मेरे लिए इनफ है। बस ये है कि उसके नंबर इंक्रीज़ हुए ना, वो बहुत बड़ी बात है। अब मेरे पास मैसेज भी आए थे कि भैया वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी, बस डालते रहो, तो मैं डाल रहा हूँ, बट आप है ना इन जो मैं आपको थोड़ा बहुत काम दे रहा हूँ यार, इतना तो मैं देता भी नहीं हूँ। देखो आपको
आपको ये भी है कि आपका पार्ट बी पार्ट सी मेन है सबसे, बट मेरे तरफ से जितना मैं टाइम निकाल पा रहा हूँ और मैं जितना कंटेंट रेडी कर पा रहा हूँ, देखो भाई अभी मेरे पास भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, पर फिर भी मैं आपके लिए कंटेंट निकाल रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो भाई थोड़ा तो कंटेंट की रिस्पेक्ट करा करो, ठीक है। तो ये नहीं कि वीडियो आपने देख ली स्किप कर दिया ऐसे ही, तो मैं आपकी भलाई के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा देखो इनको, ठीक है। बाकी मैं तो कोई कंपल्सन तो डाल नहीं रहा कि भाई देखनी है। जिस भाई बहन को अपना सिलेक्शन करना होगा, थोड़ा और स्मूथ पाथ क्लियर करना होगा कि भाई पार्ट बी पार्ट सी पे ज़्यादा फोकस, मतलब वो कोई बंदा दे रहा है तो अब जिसका थोड़ा नहीं हो पा रहा है वहाँ पे कुछ 10-20 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, तो वहाँ से ये 30 नंबर ग्रैब कर लेगा। तो बस सबकी मेंटेलिटी है भाई, ये थोड़ा सोचो, थोड़ा प्रीसाइज होके पढ़ाई करो, ये नहीं कि बस लगे पड़े हो, ऐसा पेपर नहीं है ये, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन करिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये नहीं है कि कंटेंट की कमी नहीं है भाई, बहुत कंटेंट सेलेक्ट किया है मैंने, बैठ के 2-2.5 घंटे लगे हैं पूरे, 2-2.5 घंटे कंटेंट सेलेक्ट करने में ही लगे हैं, टाइप करने में 1 घंटा लग गया पूरा। अब कुछ टाइप नहीं हो पाए, वो फ़ोटो डाल दी। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, बस थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कि आपको थोड़ा बेसिक बोर्ड मास का रूल पता हो, ठीक है। यानी कि 11 ऑपरेशन प्लस को हमने रिप्लेस किया माइनस से, माइनस को रिप्लेस किया इतने से, डिवाइड को रिप्लेस किया प्लस से, मल्टीप्लाई को रिप्लेस किया डिवाइड से। तो 11 - 8 + 4 डैट इज़ 4 + 3 डैट इज़ 7। सिंपल, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाल रखा है क्वेश्चन, बोर्ड मास का आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वेन डायग्राम वाले भी हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं आपको, हर एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन तो ज़रूर दे रहा है। तो 2 नंबर भाई, ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको खुद करना है प्रैक्टिस के लिए। देखो इसमें बस थोड़ी सा सोचना पड़ता है कि भाई क्या क्या हो सकता है, कि जैसे मैंने मान लो, चलो 4, ये पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ, 1 2 3 4। क्या कहेगी, प्लेयर्स। अब देखो प्लेयर से प्लेयर आ गया भाई, ठीक है प्लेयर है, ठीक है प्लेयर है ये। फीमेल क्रिकेटर्स, भाई क्रिकेटर प्लेयर में आते हैं, ठीक है। मेल फुटबॉलर्स, फुटबॉलर्स मेल फुटबॉलर्स भी आते हैं, दोनों फीमेल मेल अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। अब देखो ग्रेजुएट, प्लेयर्स ग्रेजुएट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फीमेल क्रिकेटर भी ग्रेजुएट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मेल फुटबॉलर्स भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि कंपल्सन है, होंगे, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, और ना आपको सोचना है। मैंने सिर्फ यही कहा है कि हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं, मैं ग्रेजुएट होके क्रिकेट खेलने लग जाऊँ, क्रिकेट खेलने लग जाऊँ, बिल्कुल आ सकता हूँ ना। तो इनका सभी का कुछ कुछ पोर्शन ये हो सकते हैं क्या, ग्रेजुएट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐसा तो मेरे को सिर्फ यही ऑप्शन दिख रहा है, तो ए ऑप्शन आ गया ना। देखिए बस इसमें क्या है कि आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, कि आप उनको बाइफरकेट कर पा रहे हो या नहीं, बस इतना है इन क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं है भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अब की बार आया था ये क्वेश्चन। अब 2 नंबर जिसको तो थोड़ा आता है तो वो तो इजीली ग्रैब कर लेगा। अब ऐसे ये है, ये आप HW करना, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, करना भाई, कुछ तो करो, मेहनत करो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो खुद से भी थोड़ी। अब देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि डाइस के, देखो 2 साल से लगातार डाइस पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो इसको नेगलेक्ट मत करना। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आपको अपोजिट फेस देखना है। 2 का भी दे सकता है, 3 का भी दे सकता है, 4 डाइस का भी, कितनी का भी डाइस का दे सकता है, ठीक है। आपको मेन करना क्या है कि कोई भी 2 डाइस उठाओ, उसमें कोई भी 2 नंबर है ना या 1 नंबर है वो सेम देखो। अब जैसे मैंने ये 2 डाइस उठा ली, अब यहाँ पे क्या सेम है, 4 और 5 सेम है, 4 और 5 सेम है, तो सिंपल सी बात है, जो भाई 3 के अपोजिट क्या होगा, बस 2 ही होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो तो इजीली कर लेगा। अब मैं मान लो एक डाइस बनाता हूँ, डाइस बना दी, किसी पे एक पे लिख दिया मैंने, जैसे शुरू के डाल देते, चलो ऐसे नहीं कि यहाँ पे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। चलो यहीं पे ही मैं आपको समझा देता हूँ, यहीं पे ही समझा देता हूँ। अगर मान लो
यहाँ पे 5 नहीं होता, यहाँ पे होता 6। तो बताओ अब क्या करते। अब मैं क्या करता, अब मैं देखता कि दोनों डाइस में कॉमन कौन सा है। कॉमन है यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, तो 4 को पकड़ो पहले। यहाँ से 4 पकड़ा मैंने पहली डाइस से, और क्लॉकवाइज रोटेट कर जाओ। 4 3 5, यहाँ से भी 4 पकड़ो, क्लॉकवाइज रोटेट कर जाओ। 6 2, तो जो अपोजिट आ रहे हैं ना यही अपोजिट होंगे इनके, यानी कि इसके सामने ये आ रहा है तो ये इसका अपोजिट, 5 के सामने 2 तो ये इसका अपोजिट, और बच गया कौन 1, तो 1 किसका अपोजिट 4 का। सिंपल, आ गया ना अब आपको समझ में। कोई भी डाइस हो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। एक फोल्डेड डाइस का और था, फोल्डेड डाइस का और बता देता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपोजिट के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, एक छोड़ एक, यानी कि ये तो इसके अपोजिट ये हो गया, 1 के अपोजिट 3 हो गया, 2 के अपोजिट 6 हो गया। ये इस डाइस ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट है। बस सिंपल सा तरीका था। आ गया आई थिंक आपकी ये भी समझ में आ गया होगा। बस ये बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज आपको मिल गई होगी। देखिए ये भी आपके PYQ क्वेश्चन है पूरा, तो एक बार है ना आप पोज करो, खुद से सोल्व करके देखो एक बार, तभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं करवा दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो आपको करवा ही रहा हूँ, बट एक बार खुद से सोल्व करके देखो। तो अब देखिएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले एडिशन का कॉन्सेप्ट लगा के देखो। क्यों ज़्यादा हो गई इसकी, अब सही है। क्या है कि एडिशन का कॉन्सेप्ट लगा के देखो। सबसे पहले ऐड करके देखो क्या है, 9 और 7 16 प्लस 13 और 15 28, सम कितना आ रहा है 44, ठीक है। इसका करके देखो 18 और 14 32 एंड 12 44, इसका भी 44। इसका करके देखो 5 और 3 8 प्लस 36, तो क्या है इसका भी 44। मैच हो गया ना। ये सभी स्क्वेयर्स का सम, जो ये स्क्वेयर के अंदर जो नंबर है सभी का 44 सम आ रहा है। इसका भी 44, इसका भी 4, तो इसका भी 44 आएगा। 18 एंड 16 34 एंड 4 38 प्लस 6, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखिएगा। इस क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ऑप्शन भी बहुत अच्छे बना के दिए हैं अब की बार एग्जामिनर ने। एक बार आप ये करिएगा। एक मिनट, एक फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ मैं। आई थिंक आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, सॉरी फॉर डिले। चलिए अब देखते हैं कैसे करें। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि भाई 5 और 2 को ऐड करूँगा तो मैं क्या बन जाएगा 7। हाँ 5 और 2 को मैं अगर मैं ऐड करूँगा तो 7 बन जाएगा। 6 को मैं 3 से डिवाइड नहीं 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 6 को अगर 3 को मैं 6 को मैं 18 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 7 को 9 में से मैं 7 माइनस करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तरीका आप समझ पा रहे हो कि भाई ये तो समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई इनका जो साइन दे रखा है उसका यूज़ हो रहा है, बट अब ये देखिए किस तरीके से हो रहा है इनका साइन का यूज़, ये देखना है इस क्वेश्चन में मेन। तो कि 5 2 फिर 7 18 6 फिर डिवाइड 9 7 फिर माइनस, यानी कि 2 नंबर फिर आपके पास साइन होना चाहिए जो भी है, प्लस माइनस डिवाइड जो भी। यानी कि अब मैं देखिए अब अगर इसमें चलता हूँ 7 2 मल्टीप्लाई 14, हाँ हो सकता है। 7 2 14 नहीं, 7 2 क्लॉक ऐसे नहीं, 7 मल्टीप्लाई 2 नहीं, तो ऑप्शन कौन सा गया। देखिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा। डायरेक्शन कैसे चल रहे हो आप, कि जैसे क्या कर रहा है
2 5 प्लस करके 7 दे दिया। फिर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, 18 6 डिवाइड 9 7 क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना, तो 7 9 7 यानी कि माइनस का यूज़ करना है, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, ऐसे यूज़ हो रहा है। यानी कि 7 2 मल्टीप्लाई, यानी कि मेन बेसिक काम यही है कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है और साइन थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए ये थोड़ा हटा दीजिएगा, ये कुछ नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखते, देखो इस क्वेश्चन में ना मेरे को थोड़ा डाउट सा लग रहा है कि यहाँ पे तो देखो सीधा 25 5 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 81 डायरेक्ट 9 का स्क्वायर, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं बन रहा ना, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा। तो मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट था, बट अगर मैं इस चीज़ को नहीं ले रहा हूँ तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप इनका सम करके देख लीजिए, आपको आइडिया सीधा सा लग जाएगा और आप कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए फिर से वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ये। अब मैं कह रहा हूँ वेन डायग्राम को हल्के में मत लो, हर बार क्वेश्चन आ रहा है और 3 क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे, तो आप इनकी प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी आप लोगों की। अब मैंने तीसरा क्वेश्चन दिया है, चलो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। क्या कह रहे हैं, वुमेन मदर्स ह्यूमन बींग्स, भाई ह्यूमन बींग तो हम हैं ही, और जो वुमेन हैं वही तो मदर बनती हैं, या ये थोड़ी कहेंगे जो मदर है वही वुमेन है, ये तो गलत बात है ना। तो ये ह्यूमन बींग, ये वुमेन, ये मदर, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन, इजी इजी इजी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैं आपको कह रहा था यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब ए की प्लेस वैल्यू जैसे 1 2 3 4, एफ की 6 9 12 15 11 16 21 26 16 23 4। देखिए इतनी जल्दी मैंने लिख दी क्योंकि भाई मेरे को अच्छी प्रैक्टिस हो रखी है इन चीज़ों की, तो प्रैक्टिस है तभी मैं इतनी जल्दी लिख पा रहा हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, आपका टाइम बचेगा। अब आपको ये सोचोगे कि कैसे करूँ कैसे करूँ, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही जल्दी होंगे कि आप उनका नंबर में कन्वर्ट कर लो। अब देखो क्या किया गया है, ऐसे तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, बट कॉलम वाइज यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, ठीक है। अगले में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है +7, यहाँ पे भी +7, यहाँ पे भी +7, यहाँ पे +9, यहाँ पे +9, यहाँ पे +9, यहाँ पे +11, यहाँ पे +11, तो +11 करेंगे तो 26 में 11 ऐड करेंगे तो सीधा स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग से 11 पे क्या आता है कि 11 पे क्या आता है कि, हो गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो सिंपल इसलिए हुआ है ये, वरना अगर आपको पता नहीं है तो आप कंफ्यूज हो गए। सिंपल सी बात है कि कैसे क्या लॉजिक देखूँ, तो ऐसे लॉजिक देखने होते हैं भाई, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। देखो मैंने आपको एक 5वीं वीडियो दे रहा हूँ मैं, ये जो कि रीजनिंग की है, ये 5वीं रीजनिंग की मैं एक वीडियो और दूंगा आपको, आई थिंक 2 भी दे सकता हूँ। सेकंड वीडियो में जो नंबर काउंटिंग फिगर्स वाले हैं वो क्वेश्चन मैं एक जगह रखना चाहता था, क्योंकि देखो उन क्वेश्चंस में क्या था कि मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ज़्यादा देना चाहता हूँ कि वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बट वहाँ पे लोग कंफ्यूज भी होते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन नहीं, उसके मैं 6-7 क्वेश्चन रखूँगा, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम रखूँगा, ताकि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस ले पाओ उन क्वेश्चन में। क्योंकि बच्चे उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, बट छोड़ना नहीं है, बहुत ईजी है। क्योंकि नेट में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं उनके, कि हमें बस थोड़ा फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ईजीली आप 30-40 सेकंड में वो क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो रीजनिंग की एक मैं आपको काउंटिंग फिगर्स की, और एक वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसमें 25 क्वेश्चन हो सकते हैं या 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतनी प्रैक्टिस आपके लिए इस सब्जेक्ट की इनफ रहेगी। या फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है
तो मैं आपको अलग से भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। और हाँ, पहले एक और बात भाई, अब ये वीडियो अगर देखते हुए आप यहाँ तक आ चुके हो तो भाई, जो भी कोई भी लोग पहली बात तो नए हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो भाई पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत मेहनत करके मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी यार, पैसे पूसे तो मैं वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, पेड में तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ मैं आपको। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको पीडीएफ चाहिए या एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस या नोट्स पार्ट बी पार्ट सी फिजिक्स के पार्ट बी पार्ट सी CSIR नेट के किसी भी भाई बहन को नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, PYQs की PDF चाहिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। जाओ ज्वाइन करो, कुछ पैसा नहीं लग रहा भाई। और तुम जा के इतने ज़्यादा पैसे दे दे के कहीं प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर रहे हो, हर बार हर 6 महीने में तो लोग बैच निकाल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सेम कंटेंट मैं आपको वहाँ पे दे रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो आप जाके उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करो, अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं उनको पढ़ो। पार्ट ए मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ भाई। तो वही है, जब तक ये चीज़ें हो रही हैं इनको थोड़ा सोचो, अच्छे से करो। और तो बस मेरी तरफ से देखो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, तो इसकी यार थोड़ी रिस्पेक्ट करो। चैनल लाइक कर दिया करो, वीडियो कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द ट्राइंगल। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ना, सारे मतलब हाई चांसेस है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 100% है कि देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन नंबर्स का यूज़ करके हम 90 लेके आए, इन नंबर का यूज़ करके 13 लेके आए, तो इन नंबर का यूज़ करके यहाँ पे क्या आएगा। तो क्या अर्थमेटिक लगाएं हम कि नंबर 90 बन जाए अंदर। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा ये ट्राई किया करो कि भाई छोटे से बड़ा जा रहा है, छोटे से बड़ा गया है तो यानी कि कुछ मल्टीप्लाई तो हुआ होगा। अब मल्टीप्लाई हुआ है तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जा 21, नहीं भाई इतना तो बड़ा जा रहा है ये। 21 5 जा नहीं कर सकते हैं। 21 5 जा 105, 105 में से क्या माइनस किया कि 90 आ गया। 105 में से मैंने 15 माइनस किया तो मेरा 19 आ गया। और 15 कैसे हुआ, 7 + 3 + 5। देखो इतना तो ज़रूर सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा नंबर्स के साथ फील लोगे ना तो थोड़ा आपको आइडिया और अच्छा होगा कि भाई इसमें क्या हो सकता है। अब ये था ना 7 3 5, यानी कि बड़ा नंबर जा रहा है, तो बड़ा नंबर जा रहा है तो मल्टीप्लाई। हाँ, अब मल्टीप्लाई से आपने सोच लिया 105 आना चाहिए, बट 90 रहा है, तो 90 कैसे बनेगा। 90 ऐसे बनेगा जब मैं उसमें से 15 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब अगला क्या कह रहे हैं। 6 4 जा 24, 24 × 1 24, माइनस कितना किया 6 और 4 10, 10 + 1 11, 11 माइनस करूँगा तो कितना आ रहा है 13। बात बन गई अब तो भाई। 8 दूनी 16, 16 छिक्के 96, 96 में से क्या घटाऊंगा इनका सम 10 10 और 6 16, तो डेट इज़ 80। तो ये थे आपके रीजनिंग के बेस्ट PYQs जो कि मैंने आपको करवाए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा, सॉल्यूशन करिएगा। मैंने कंप्लीट रीजनिंग इसी वीडियो में आपको करवा दी है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि एक वीडियो और आ सकती है जो कि मैं हाई चांस मतलब डालूंगा, 100% चांस है भाई, उसके तो डालूँ तो ही, बस चांसेस है कि 2 भी मिल सकती हैं आपको एक प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट में कैसी ये वीडियो लगी आपको, कैसा सॉल्यूशन लगा क्वेश्चंस का, क्या कुछ कॉन्फिडेंस आया ये सब करके क्वेश्चंस करके आपको। और वीडियो आप देखो, वीडियो है ना, अगर भाई आप बिगिनर हो तो देखो अच्छे से देख लेना, क्योंकि थोड़ा एक बार लैंग्वेज के आप फ्लो में आ जाओगे ना कि भाई रीजनिंग में कैसी लैंग्वेज पूछ रहा है वो पार्ट ए में। देखो खासकर उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है जिसके पास बायो है और केमिस्ट्री है, क्योंकि उनका थोड़ा मैथ से थोड़ा मतलब रीजनिंग मैथ से थोड़ा कम वो रहता है, उनका थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो मैं यही कहूँगा उनके लिए तो कि खासकर भाई आप जब ये लाइफ साइंस
और ये केमिस्ट्री। आपको चाहिए अगर ये दो बार देखनी वीडियो पड़ रही है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में भाई, ठीक है। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उस चीज़ के। जैसे रीजनिंग के हो गए, मैथ के मैंने 4 वीडियोस दे चुकी हैं, 2-3 वीडियो और आएंगी, वो भी मोस्टली कवर हो जाएगी। फिर ऐसे ही मैं क्या करूँगा कि जो बच गई क्वेश्चन कि भाई उन पे कोई एक क्वेश्चन मतलब अलग टाइप के मिक्स करके हैं, तो उनका मैं क्या करूँगा, उनका एक कंपाइलेशन करके उनका सॉल्यूशन करवा दूंगा यहाँ पे, जिससे क्या है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लो, जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ अभी सिर्फ आप वही पढ़ो। ये अगर आप कंटेंट कर रहे हो तो ये आपके लिए इनफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिजिक्स एंड मैथ ये वाले बच्चे तो एक बार ज़रूर देख लें अभी, और एक बार आखिरी में। लाइफ साइंस केमिस्ट्री वाले जिन भी नई चीज़ें आपको मिल रही हैं उनको नोट डाउन कर लो, शॉर्ट नोट्स एक पेज पे भी कर लोगे तो बहुत इनफ है। सो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, और हैप्पी जन्माष्टमी टू यू एंड योर फैमिली। फेस्टिवल है, अच्छे से इन्जॉय करो, वीकेंड है ये पूरा, अभी ये काफ़ी दिन की छुट्टी है, तो इसमें आप ट्राई करो कि ये वीडियो कंप्लीट कर दो। जो 4 वीडियो मैंने देख रखी है आई थिंक आपने वो कंप्लीट कर दी होंगी, आई होप सो। और स्वस्थ रहो भाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जल्दी ही मैं आपके लिए 1-2 दिन में लाइव सेशन लेने आ रहा हूँ, अपन अपना रिपोर्ट कार्ड डिस्कस करेंगे कि अपन ने कितना क्या किया है और कैसी अपनी तैयारी चल रही है और क्या कुछ डाउट आ रहे हैं, ठीक है। तब तक कंटिन्यू रहो पढ़ाई को लेके, थोड़े ही दिन बच रहे हैं, अभी 3 महीने बच रहे हैं, लगे रहो भाई। बढ़िया फ्लो अगर आपका बन रहा है तो अच्छी बात है, वरना अभी से लग जाओ, ज़्यादा लेट नहीं हुए हो अभी भी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो ही डालूंगा अब मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मेरी भी थोड़ी तबीयत डाउन थी, पर कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आएंगी इसी महीने में, काफ़ी वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।